नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। आइए रमण महर्षि से बातचीत जो हुई है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज एक क्वेश्चन है, एक लेडी ने पूछा है कि क्या हम मरे हुए लोगों को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कर्म क्या होता है, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि किसी कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा या नहीं भोगना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। एक औरत, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड औरत थी, बहुत एरिस्टोक्रेटिक, मतलब पढ़ी लिखी, और एक जैसे किसी जगह पर जॉब करती हो या कोई बहुत बड़ी संस्था की संस्थापक हो, कोई बहुत वीआईपी लेडी थी, क्योंकि वो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ आई थी दोपहर को और महर्षि के सामने बैठी, रमण के सामने बैठी, और उसने पूछा सीधे आकर के, सीधे सवाल सबसे पहला पूछा कि क्या हम लोग मरे हुए लोगों को देख सकते हैं। सोचिए इसका आंसर रमण ने क्या दिया होगा। कुछ नहीं, केवल एक शब्द में आंसर दिया था उन्होंने, यस, देख सकते हैं। फिर दूसरा सवाल उस लेडी का था, क्या योगीज मरे हुए लोगों को किसी और को भी दिखा सकते हैं। तो रमण ने कहा बिल्कुल दिखा सकते हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन मुझे मत बोलना, मैं किसी को किसी मरे हुए आदमी का दर्शन नहीं कराता हूँ, प्लीज़ मुझे बख्श दो। तो वो लेडी पूछती है, क्या आप देख पाते हैं मरे हुए लोगों को। तो रमण कहते हैं, हाँ, लेकिन मैं सपने में देखता हूँ मरे हुए लोगों को, ऐसे नहीं देखता हूँ। तो बोलते हैं कि फिर अब चूंकि रमण ने मना कर रखिएगा था कि अब मुझे मत पूछिए, मैं किसी को दिखाऊंगा खाऊंगा नहीं, सपने में भेज दिया कि मैं सपने में देखता हूँ। तो लेडी ने अपनी बात थोड़ी सी बदल करके कहा, क्या हम सब किसी गोल को रियलाइज़ कर सकते हैं योग के थ्रू। क्या योग के ज़रिए हम अपने मन की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। रमण ने कहा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फिर उस लेडी ने सिंपली पूछा, क्या आपने इस सब्जेक्ट पर कोई किताब लिखी है। तो उन्होंने कहा, हाँ लिखी हुई है। बस उसके बाद वो लेडी उठी, जाने वाली थी। तो रमण ने उनसे पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम अपने रिलेटिव्स को, जिनको तुम मिलना चाहती हो, जिनसे बात करना चाहती हो, उनकी मृत्यु से पहले जानती थी उनको तुम। अब ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मेरे भी मन में बहुत सालों से क्वेश्चन था कि क्या हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे हम कम्युनिकेट करें। लेकिन जिस तरह से रमण ने इस लेडी को समझाया कि हम लोग अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको मरने के बाद जब मिलना चाहते हैं, मरने के पहले भी हम उनको नहीं जानते। अब ये बड़ा अजीब था मेरे लिए, बिकॉज मैं तो जानता हूँ अपने रिलेटिव्स को, मेरी नानी की डेथ हुई, मेरे नाना की डेथ हुई, इन लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानता था। लेकिन जब एक बार सेम क्वेश्चन एक लेडी ने कृष्णमूर्ति से किया था, तो कृष्णमूर्ति को बोलती है वो लेडी के, मेरे भाई की डेथ हुई है रिसेंटली, करीब 14-15 दिन पहले, तो मेरा भाई यहीं है या चला गया है, और क्या मैं उससे कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। तो कृष्णमूर्ति ने इसको बहुत डिटेल में कवर किया था, इसको मैंने एक वीडियो में भी कवर किया है। कृष्णमूर्ति यही बोलते हैं, तुम्हारा भाई था कौन, तुम उसको जानती भी हो, वही थॉट्स, वही मांसपेशियाँ और वही चीज़ था जो कि तुम हो या कोई और है, वही फ्रस्ट्रेशन, वही एंगर, हर चीज़ वही है जो तुम और वो थे। इसीलिए तुम अपने इस डेड भाई को खोज रही हो, क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। अगर तुम सीरियसली जानना चाहती हो तो खुद को जानो, बजाय किसी डेड इंसान को। और आसपास किसको भी देखोगी तुम, तो वो केवल वही लोग हैं जो वो जिंदा में थे। कृष्णमूर्ति उसको स्ट्रीम बोला करते थे कि एक लहर बह रही है, जैसे नदी बहती है, ऐसे ही एक स्ट्रीम है इस दुनिया की, जहाँ पर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर, जेलसी, ग्रीड और इस तरह की ढेर सारी चीज़ें चलती हैं। और यही थॉट्स, यही इमोशन, यही बंदा पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है, मरता। कृष्णमूर्ति बोलते थे कि कोई भी इंसान इस स्ट्रीम से बाहर जाना ही नहीं चाहता, और जो लोग भी इस स्ट्रीम में रहते हैं वही इस स्ट्रीम को बार बार देखना और जीना चाहते हैं। तो तुम्हारा भाई भी वही स्ट्रीम में है। वही ये रमण भी कह रहे हैं कि क्या तुम अपने रिलेटिव को, जिसको तुम मिलना चाहती हो, जिसको तुम देखना चाहती हो, क्या तुम उसको जानती भी हो। अगर तुम सचमुच में उसको जानना चाहो तो ही तुम खुद को जान पाओगी, तभी तुम उसको जान पाओगी। तो ये जो तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है कि हम किसी डेड इंसान को देख लें, ये कोई बहुत अनोखी चीज़ नहीं है। इससे तुम्हारी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाएगा। जब वो जिंदा था, तुम्हारे साथ 20-30 साल 40 साल तक रहा है, उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। तो अब मरने के बाद जब तुम उस इंसान को मिल लोगी तो क्या चेंज कर देगा। तो रमण कहते हैं कि अगर तुम खुद को, अपने ट्रू सेल्फ को जान जाओगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन है। मरे हुए लोगों को देखना, जिंदे लोगों को देखना, चमत्कारी शक्तियों को एक्सपीरियंस करना। लेकिन क्या तुम अपने आप को जानना चाहती हो। प्राइमरी गोल वो तुम्हारा है। अगर वो नहीं है तो ये सब चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बड़े ख़तरनाक और ट्रिचरी चीज़ें हैं। अब अगले टॉक में एक आदमी उनके पास आया, रमण के पास, और उसने एक सवाल पूछा
कि कर्म क्या होता है। तो रमन ने इसका बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन का आंसर दिया। बोलते हैं 2 तरह के कर्म होते हैं, एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है संचित कर्म। फिर उन्होंने उसका एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश की कि जैसे बाजरा हो, गेहूं हो, चावल हो, जब तुम इसको लेके जाओगे और पानी में डाल दो, मान लो एक ग्लास में तुम पानी में डाल दोगे, तो उसमें से कुछ गेहूं के चावल जो दाने हैं या चावल के दाने हैं वो तो ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे और कुछ भारी होते हैं वो ज़मीन पे डूब जाते हैं। बोलते हैं इसी तरह से हमारे कर्म भी होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं जो कि फल लेकर आते हैं और कुछ ऊपर ऊपर होते हैं जो कि फल नहीं लाते हैं। और यही कर्म जो कि बहुत भारी होते हैं, बहुत भरे हुए होते हैं, जब अगले जन्म में अपना रूप दिखाते हैं, हमारे लाइफ को बदलने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। इसमें थोड़ी सी बात मुझे आपसे कहनी है। मुझसे कोई पूछ रहा था कुछ दिन पहले कि क्या हम लोग इतनी एफर्ट करते हैं इस लाइफ में अच्छा करने के लिए और हमारा कोई पास्ट लाइफ का एक्शन होता है उसको सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है, तो क्या उसमें से निकलने का कोई तरीका है? बिकॉज बहुत से ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो कि अपनी लाइफ को बहुत ईमानदारी से बदलने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन कहीं बाहर निकलते ही नहीं हैं। और जब किसी समझदार आदमी से मिलो तो वो कहता है कि तुम्हारे प्रारब्ध की वजह से था, तुम्हारे कर्मास की वजह से था, परेशान ना हो। लेकिन अगर हमारे कर्मास की वजह से है तो हम परेशान कैसे ना हो? तो मैं उस आदमी से बता रहा था कि भाई साहब, ये जो हमारा पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं वो हम पास्ट में जाकर ठीक नहीं कर सकते हैं लेकिन प्रेजेंट लाइफ में ठीक कर सकते हैं। तो पूछ रहे थे कि प्रेजेंट लाइफ में पास्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो यही बुद्ध ने इसको समझाने की कोशिश की थी कि जो टाइम स्ट्रीम है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वो एक अलग तरीके का टाइम स्ट्रीम है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ यही है। वो एक नदी का एग्जाम्पल दिया करते थे। नदी के पास खड़े थे तो उन्होंने एक भिक्षु से कहा, इस नदी को देख रहे हो तुम? तुम्हारे सामने जो नदी है वो है। ये नदी जहाँ से शुरू हुई है वहाँ पर भी है और जहाँ पर जाकर समुद्र में मिलेगी वहाँ पर भी है। तो ये पूरा का पूरा टाइम स्ट्रीम अभी है। तुम जिस पार्ट को देख पाते हो उसको तुम प्रेजेंट बोलते हो, जिस पार्ट को तुम पहले झेल चुके हो उसको तुम पास्ट बोलते हो, लेकिन वो पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और इसलिए फ्यूचर भी है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हमने पास्ट में कोई ऐसी हरकत कर रखी है जिसकी वजह से आज हमको ज़िंदगी झेलना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, तो हम प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं? पास्ट में कुछ नहीं कर सकते, प्रेजेंट में कर सकते हैं, और वो है ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। और वो यही कर सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में ही कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में जाकर के बहुत साधना, बहुत तपस्या, बहुत स्टडीज़, बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी काम को करने में, और अचानक उस मेहनत को करते करते आप ख़त्म हो गए, मर गए। लेकिन ये प्रारब्ध ख़त्म नहीं होता, ये इकट्ठा हो जाता है। इसी को बोला जाता है प्रारब्ध। बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। एक बहुत फेमस, बहुत पुरानी कहानी है जिसमें कि एक बच्चा था, वो भैंस चराया करता था, चरवाहा था, और भैंस को चरा रहा था। तब तक वहाँ पर एक कोई बहुत पुराना साधु गुजर रहा था। उसने कहा, बेटा मुझे कुछ दूध दे दोगे पीने के लिए, मैं बहुत भूखा हूँ। तो बच्चे ने कहा, ठीक है दे दूँगा मैं। और फिर बच्चे ने अपनी गाय का या भैंस का जिसको चरा रहा था उसका दूध निकाल करके उस साधु को दे दिया। अब उस साधु ने, जब उसकी तृष्णा शांत हुई, जब उसकी भूख मिटी, तो बड़ा खुश होकर के उसने कहा, बेटा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कुछ। तो उसने कहा कि मुझे क्या दोगे, भूखे तुम थे, तुमको मैंने दिया। समझदार बच्चा था। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उसने एक मंत्र दे दिया जप करने के लिए। साधु ने बहुत टाइम से एक मंत्र का जप किया था, तो उस बच्चे को मंत्र दिया और उस मंत्र को कहा कि तुम जपो। और उस बच्चे ने, कहते हैं कि उस मंत्र को जपना शुरू किया। सोहम सोहम टाइप का कोई मंत्र था, और अचानक से उसने 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही उस बच्चे के अंदर में सेल्फ रियलाइजेशन आ गया। अब ये जो साधु था, जब उसने उस बच्चे को देखा कि वो एनलाइटेंड हो गया केवल 2 घंटे में, और मैं यहाँ पर 20 साल से एक मंत्र को जप कर रहा हूँ और नहीं हो रहा है, तो उसने उस बच्चे के रूप में जब ईश्वर से बात हुई, मास्टर से बात हुई, तो उसने पूछा कि ऐसे कैसे, ये गलत क्यों है, मतलब ये बायस क्यों है, ये पक्षपात क्यों है। तब उससे ईश्वर ने यही कहा कि इस बच्चे का प्रारब्ध बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका था। ये उस घड़े की तरह हो गया था जिसमें पानी पूरा भरा हुआ था, बस ज़रा सा पानी और फिर पानी बाहर निकलता है। ठीक ऐसे ही हमारे प्रारब्ध में जो भी हमने नेगेटिव कर्मास किए हैं वो ऐसा ही है जैसे कि एक लोटा है या बाल्टी है या एक पानी का बर्तन है जिसमें पानी बाहर निकल रहा है, लीक हो रहा है, कुछ इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं। आज अगर अपने सेल्फ को समझना शुरू करें, अपने थॉट्स को समझना शुरू करें, अपने एक्शंस को समझना शुरू करें और उसमें से नेगेटिविटी को कम करते जाएं, पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाएं, तो आपका लाइफ में घड़ा भरता जाएगा, भरता जाएगा। हो सकता है आज इस घड़े को आप एक्सपीरियंस न कर रहे हो, आपकी लाइफ में मुश्किलें आती हों, लेकिन ये मुश्किलें, ये जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, ये इकट्ठी होती जाती हैं। इसी को तो गीता में कृष्ण ने कहा है
इसको अर्जुन ने स्पेसिफिकली पूछा है कृष्ण जी से कि अगर कोई आदमी ध्यान करते करते, योग करते करते, आप बता रहे हैं इसी में मैं अपने कर्म का कर रहा हूँ कर्म, और यहाँ पर युद्ध में अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरे वो अच्छाई कर्म का क्या फ़ायदा? तो कृष्ण कहते हैं बिल्कुल फ़ायदा होता है। किसी का भी कोई भी कर्म चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ख़त्म नहीं होता, वो इकट्ठा होते जाता है और वो अगले जन्म में उसको एक्सपीरियंस करना होता है। इसी को बोला जाता है प्रारब्ध कर्म। जितनी बार आप किसी को दुख देते हैं, जितनी बार किसी को हर्ट करते हैं, तो आपने अपनी उस मटके में जिसमें कि आप अपने अच्छे कर्मों को इकट्ठे कर रहे हैं, उस मटके में चोट कर दी, होल कर दिया, और उसमें से धीमे धीमे आपके लाइफ की जो खुशियां हैं वो सीप करती जा रही हैं। आप कुछ भी करते जा रहे हैं, एफर्ट इकट्ठे नहीं हो रही। लेकिन वहीं पर जो आदमी देखता है कि सामने से उसको दुख मिल रहा है, सामने से उसको हर्ट मिल रही है, सामने से उसको गालियाँ मिल रही हैं, लेकिन वो रिवर्ट बैक नहीं करता है, तो वो कर क्या रहा है? वो अपनी लाइफ के जितने भी लीकेजेस थे, जितने भी गैप्स थे, उनको भरने की कोशिश कर रहा है। और उसकी लाइफ में उसी टाइम शुरुआत हो जाती है, ये जो अच्छे कर्म का जो असर है वो शुरुआत हो जाता है। उसका असर आप देखना चाहें तो दिख भी जाएगा। लोग आमतौर पे वेट करते हैं कोई बड़ी घटना हो तब उसमें हम अपने असर को देख पाएँ, लेकिन अगर आप सही में देखना चाहेंगे तो आप देख पाएंगे। और वो एक ही रूप है देखने का कि आपके मन में शांति कैसे मिल रही है, और आपके आसपास के लोगों को भी वो शांति एक्सपीरियंस हो पाएगी। आप देखिए आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत शांत हैं, तो वो उसी अच्छे कर्मों का रिजल्ट है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग अपने कर्मों को ब्लेम करना जानते हैं, लेकिन हम कर्मों को उठा करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उसको चेंज करने के बारे में नहीं सोचते हैं। फिर फाइनली एक आदमी ने आकर उनसे, रमण से पूछा कि अच्छा ये बताइए कैसे पता चलेगा कि किसी कर्म का मुझे फल हो मिलेगा या नहीं मिलेगा? मान लीजिए मैंने कोई बुरा कर्म कर दिया और मैं नहीं चाहता हूँ उसका फल मुझे मिले। तो एक बहुत बहुत गहरी बात बोली। आई डोंट नो ये आदमी समझ पाया कि नहीं समझ पाया। तो रमण कहते हैं जिस कर्म के फल से तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तुम अफेक्ट ना हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अब कर्म परेशान नहीं करेंगे। अब इस आदमी ने नेगेटिव के लिए पूछा है या पॉजिटिव के लिए पूछा वो पता नहीं, क्योंकि इसने कहा कि कैसे पता चलेगा कि किसी कर्म को मैंने किया है नहीं किया, या उसका असर मुझे मिलेगा कि नहीं मिला। तो रमण कहते हैं बस तुम्हें अगर कोई कर्म का फल परेशान न करे। अब कैसे परेशान न करे? कर्म के फल तो मिलते हैं, लेकिन जब हम उनको एक्सप्रेस करते हैं, जब किसी को दिखाते हैं, किसी को बोलते हैं, तो वो वही है कर्म के फल को एक्सप्रेस करना। रमण कह रहे हैं जब तुम किसी कर्म के फल को तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब तुम्हारे से कर्म और तुम अलग अलग हो जाओगे और तुम अपने सेल्फ के पास पहुंचोगे। ये बहुत बहुत गहरी साधना है। आज शुरू कर सकते हैं आप, आज से ही। जहाँ कहीं पर भी आपको हर्ट मिले, दुख मिले, उसको देखिए, उसको एक्सपीरियंस करिए और उसको एक्सप्रेस मत करिए, ब्लेम मत करिए। अगर आपने ब्लेम करने की हैबिट में से अपने आप को निकाल लिया, फिर ऐसे आदमी का इस शरीर से कोई ताल्लुक नहीं रह जाता। बिकॉज ये शरीर एक रिस्पॉन्स करने की मशीन है। हमारे थॉट्स फटाफट बाहर की दुनिया को रिस्पॉन्स करते हैं, सेक्सुअली, इमोशनली और फिजिकली। भूख लगती है तो फटाफट खाना खाना चाहते हैं, सेक्स दिखता है तो हम फटाफट सेक्स करना चाहते हैं, अगर कोई हमको हर्ट करता है तो फटाफट हम उसको अटैक करना चाहते हैं। ये हमारी बॉडी का एक तरीका है। और जब हम इस बॉडी के तरीके से हम बिहेव ही नहीं करेंगे तो धीमे धीमे ये फिजिकल बॉडी से हमारा ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही इस फिजिकल बॉडी से हमारा ताल्लुक ख़त्म होता है, हम मरते नहीं हैं, केवल हम फिजिकल बॉडी को यूज़ करना छोड़ देते हैं और हम अपने ट्रू सेल्फ के फॉर्म में चले जाते हैं, जिसको कि रमण कहते थे कि ट्रू सेल्फ का रियल फॉर्म है वो तुम्हारे स्लीप के दौरान, जब तुम सोते हो और कोई सपना नहीं देखते हो, तो जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है सेल्फ का, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। उसी को बिंदु बोला जाता है, ओमकारम बिंदु संयुक्तम, कि वो जो ओमकार है बिंदु के संयुक्त, वो डायमेंशनलेस पॉइंट है। लेकिन आमतौर पे उस सेल्फ के रूप को हमने कभी एक्सपीरियंस करने के लिए कोशिश ही नहीं की। हम अपने फिजिकल बॉडी के सेल्फ को जानते हैं, हम अपने सपने की दुनिया को जानते हैं, लेकिन बीच में जो नॉन सेल्फ के फॉर्म है, जो ऐसा सेल्फ जो कि जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, उसको हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन रमण जैसे लोग यही कहते हैं कि अगर तुम इस बॉडी के साथ रिस्पॉन्ड करना बंद कर दो, समझो, एक्सपीरियंस करो, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं बोलो, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं कुछ करो, अदरवाइज़ अपने एक्शंस को अंदर अंदर समझने की कोशिश करो और तुम फिर देखोगे अपने सेल्फ के नज़दीक पहुँचते जाओगे। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक हमको जीना है, जीने के लिए खाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को कुछ न कुछ देना पड़ेगा, उनसे कुछ लेना पड़ेगा। इस पूरे एक्टिविटी के दौरान आप अपने आप से पूछिए
कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको रिच बनाती हैं आपके कर्मों के हिसाब से। कहाँ कहाँ पर आपको कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसको आप माफ़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर आपका फ़ायदा हो सकता है, सामने वाले का नुकसान हो सकता है, फिर भी आप अपने फ़ायदे को थोड़ा सा छोड़ने को तैयार हैं। कहाँ कहाँ पर आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसमें कि आपको अगर उसके बदले में कोई रिटर्न न मिले फिर भी आप करेंगे उसको। इसमें ज़नोगा बहुत क्लियरली बोलती है, इसी को यम और नियम कहा गया है, इसी को साधना कहा गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें, सही चीज़ें करना जिसके लिए आप कोई रिवॉर्ड नहीं चाहते, उसको करने के लिए कोई आपको पनिश नहीं करता है। सही चीज़ों को करने के लिए जब आपको पनिशमेंट और रिवॉर्ड की चाबुक नहीं यूज़ करेगी लाइफ, तब ऐसा इंसान लाइफ के क्षेत्र में ऊपर के लेवल पे भेज दिया जाता है। आमतौर पे हमारी जो कंडीशन है वो जानवरों की तरह है। जैसे जानवर को हम लोग जब डोमेस्टिकेट करते हैं तो उसको मार मार के, जैसे एक घोड़े को या एक बैल को उनका लोग मार मार के उनको हाँकते हैं, उनको रास्ते पे लाते हैं क्योंकि भटक जाते हैं। ठीक ऐसे ही लाइफ भी हमको सही रास्ते पे चलने के लिए या तो लालच देती है, मतलब डिज़ायर्स की लालच, टेस्ट का लालच, सेक्स का लालच, या हमको वो परेशान करती है, टॉर्चर करती है, मारती है, पीटती है, दुख देती है। जब आपको सही काम करने के लिए लालच और दुख नहीं लेना पड़ेगा, जब आप सही काम करेंगे केवल इसलिए क्योंकि ये सही है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई वजह नहीं, उसके रिजल्ट आप नहीं चाहते, केवल आप सही करना चाहते हैं, तब धीमे धीमे कर्म के फल से आप मुक्त हो जाते हैं। बिकॉज कर्म सही और गलत का ही चक्कर है। जब आप सही गलत में कन्फ्यूजन नहीं है, जब आप सही सही करते हैं अपने दिमाग को, इसीलिए तो कहते हैं कि आप सही को समझने की कोशिश करिए। जब आप किसी को बोल रहे हैं तो देखिए उस बोलने का असर क्या है। बहुत से लोग हैं जो नीचे कमेंट करते हैं, लोग आपस में बात करते हैं, तो उसको बोलने से पहले अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करिए कि क्या ये सही है। दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग ज़नोगा एडवांस कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हमारा बेसिक कोर्स और जितने भी स्पिरिचुअलिटी के हमारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे एक कंप्लीट पैकेज में आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एडवांस कोर्स में, जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं डीप नॉलेज पे, वो सब की सब आपको एक साथ मिल जाएगी। और इसमें बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले नहीं मिली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, MBA के बराबर मैं चाहता हूँ हमारा WBX हो, बल्कि उससे भी बेहतर। बिकॉज MBA करने के बाद एक बच्चे को बहुत बार क्लैरिटी नहीं होती कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, बट मैं चाहता हूं कि WBX कोर्स करने के बाद एक बच्चे को या एक आदमी को ये क्लियर हो जाए कि उसको बिजनेस को कैसे करना है, या शुरुआत कैसे करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, और किस तरह से अपने बिजनेस को सस्टेन करना है बहुत समय तक। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द मोस्ट पावरफुल बिजनेस प्रोग्राम ऑनलाइन, दैट इज WBX। दोस्तों, हमने बहुत से ऐसी बुक्स कवर की हैं जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस सही हो सकते हैं। वो ना ही तो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ना ही तो बिजनेस में आते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉलेज। जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। पिछले 100 सालों में इससे अच्छी बुक लिखी नहीं गई है। और इसी तरह की बहुत सी बुक्स हमने कवर की हैं BDM में। तो BDM ज्वाइन करिए अपने डिसीजंस को बेटर करने के लिए। मुझे लगता है ये कोर्स हर उस कंपनी के CXO लेवल के मैनेजर्स को और ऑफिशियल्स को करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। और अगर आपको अपने डिसीजंस के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर आप करेंगे, जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, और उसी की वजह से मार्केट में रिसेशंस आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस BDM कोर्स, और अपनी टीम को, अपने कॉर्पोरेट कंपनी में जितने भी आपके हायर ऑफिशियल्स हैं उन सबको BDM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच।